13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे इकट्ठा हुए थे। जो दिन खुशी और त्योहार का होना चाहिए था, वह जल्द ही भारतीय इतिहास की सबसे काली त्रासदियों में से एक में बदल गया। ये कहानी है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। 1919 का भारत अशांति से भरा एक राष्ट्र था। पहला विश्व युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ था और भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। बदले में लोगों को सुधारों और अधिक राजनीतिक अधिकारों की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू किया, एक ऐसा कानून जो उन्हें किसी भी क्रांतिकारी गतिविधियों के संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने और जेल में डालने की इजाजत देता था। भारतीयों के लिए यह किसी धोखे से कम नहीं था। देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पंजाब में गुस्सा और भी ज्यादा था, क्योंकि स्थानीय नेताओं डॉ सैफुद्दीन किचलू और डॉ सत्यपाल को गिरफ्तार कर गुप्त रूप से कहीं और ले जाया गया था। अमृतसर के लोग जवाब चाहते थे, वे न्याय चाहते थे। 13 अप्रैल को, जो बैसाखी का त्योहार भी था, हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कुछ लोग रॉलेट एक्ट और अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने आए थे, जबकि कई अन्य लोग सिर्फ त्योहार मनाने के लिए वहां थे, जो राजनीतिक तनाव से पूरी तरह अनजान थे। बच्चों वाले परिवार, आसपास के गांवों के किसान, दुकानदार, छात्र और आम नागरिक मैदान में जमा थे। जलियांवाला बाग कोई खुला मैदान नहीं था। यह ऊंची दीवारों से घिरा एक बंद इलाका था, जिसमें केवल कुछ ही संकरे रास्ते थे। जब मैदान भर गया तो हिलने डुलने की भी जगह नहीं बची। लोग शांति से बैठे थे, भाषण सुन रहे थे, खाना बांट रहे थे और दिन का जश्न मना रहे थे। लेकिन शहर के दूसरे हिस्से में जनरल रेजिनाल्ड डायर अपना मन बना चुका था। उसका मानना था कि यह सभा ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक विद्रोह थी और वह लोगों को एक ऐसा सबक सिखाने पर तुला था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। राइफलों से लैस लगभग 90 सैनिकों के साथ वह दोपहर के बाद जलियांवाला बाग की ओर बढ़ा। जब डायर पहुंचा तो उसने अपने सैनिकों को मुख्य प्रवेश द्वार पर तैनात कर दिया, जिससे बाहर निकलने का एकमात्र चौड़ा रास्ता बंद हो गया। भीड़ को तितर बितर होने की कोई चेतावनी दिए बिना, हवा में एक भी गोली चलाए बिना उसने आदेश दिया, फायर। इसके बाद जो हुआ वह सरासर खौफनाक था। निहत्थी भीड़ पर गोलियों की बौछार हो गई। लोग चीखने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। बाहर निकलने के रास्ते संकरे थे और सैनिकों ने उन्हें रोक रखा था। दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उन पर चढ़ना नामुमकिन था। हर तरफ भगदड़ मच गई। माताओं ने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों जमीन पर गिर पड़े। दोस्त एक दूसरे से लिपट गए, लेकिन गोलियों का शिकार हो गए। लगभग 10 मिनट तक गोलीबारी जारी रही। भीड़ पर 600 से ज्यादा गोलियां चलाई गईं। डायर ने अपने आदमियों को वहां निशाना लगाने का आदेश दिया था, जहां भीड़ सबसे घनी थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं। जब लोग दर्द से तड़पते हुए गिर रहे थे, तब भी गोलीबारी नहीं रुकी। सैनिकों ने तब तक गोलियां चलाईं जब तक कि उनका गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। हताशा में कुछ लोग गोलियों से बचने की उम्मीद में बाग के अंदर स्थित कुएं में कूद गए। बाद में अकेले उस कुएं से 20 से ज्यादा शव निकाले गए। अंत तक जमीन खून से लथपथ हो चुकी थी। पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए थे। आधिकारिक ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार 300 कतनब लोग मारे गए और 1200 से ज्यादा घायल हुए, लेकिन भारतीय अनुमान कहीं ज्यादा थे। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जब बंदूकें आखिरकार शांत हुईं, तो सैनिक अकल्पनीय तबाही का मंजर पीछे छोड़कर चले गए। जनरल डायर ने कभी कोई चिकित्सा सहायता नहीं दी। घायल लोग रात भर रोते बिलखते पड़े रहे। कई लोग जिन्हें बचाया जा सकता था, वे धीरे धीरे तड़प तड़प कर मर गए। बाद में जब पूछताछ की गई तो जनरल डायर ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि उसने खुले तौर पर स्वीकार किया, यह भीड़ को तितर बितर करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सजा देने के लिए था। इन शब्दों ने उसकी क्रूरता और औपनिवेशिक सत्ता के अहंकार को उजागर कर दिया। इस हत्याकांड ने देश को झकझोर कर रख दिया। खबर तेजी से फैली और पूरे भारत में गुस्से की लहर दौड़ गई। जो लोग कभी ब्रिटिश शासन के तहत निष्पक्ष सुधारों में विश्वास करते थे, उनका विश्वास पूरी तरह से उठ गया। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, यह घोषणा करते हुए कि वह ऐसी सरकार से सम्मान स्वीकार नहीं कर सकते जो अपनी ही प्रजा को मारती हो। महात्मा गांधी, जो बहुत ज्यादा हिल गए थे, ने घोषणा की,
कि भारत अब ऐसे शासन के साथ सहयोग नहीं कर सकता। 1 साल के भीतर उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें भारतीयों से ब्रिटिश सामान, स्कूलों और संस्थानों का बहिष्कार करने का आग्रह किया गया। कई लोगों के लिए जलियांवाला बाग वह क्षण बन गया जब स्वतंत्रता संग्राम एक जन आंदोलन में बदल गया। इस हत्याकांड की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना हुई। खुद ब्रिटेन में नेताओं और राजनेताओं ने जनरल डायर की कार्रवाइयों को अमानवीय बताकर उसकी निंदा की। फिर भी चिंताजनक रूप से कई अन्य लोगों ने उसकी प्रशंसा की, उसे पंजाब का रक्षक कहा। ब्रिटेन में उसे सम्मानित करने के लिए एक फंड भी जुटाया गया, जो दिखाता है कि औपनिवेशिक अहंकार कितना गहरा था। हालांकि भारतीयों के लिए जलियांवाला बाग एक पवित्र भूमि बन गया, बलिदान और स्मरण का स्थान। मासूमों के खून ने इसे प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया था। इसने एक दर्दनाक सबक सिखाया, आजादी कभी भी स्वेच्छा से नहीं दी जाएगी, इसे लड़कर हासिल करना होगा। समय के साथ इस हत्याकांड की याद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करती रही। हर विरोध, हर मार्च, आजादी की हर मांग में जलियांवाला बाग की गूंज थी। मरने वालों का साहस और पीड़ा भारत के स्वशासन के संघर्ष की नींव बन गई। आज 1 सदी से भी ज्यादा समय बाद जलियांवाला बाग स्मारक अमृतसर में खड़ा है, जो हमें उस कीमत की याद दिलाता है जो हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए चुकाई थी। दुनिया भर से पर्यटक दीवारों पर गोलियों के निशान, वह कुआं जहां लोग बचने के लिए कूदे थे और मृतकों के सम्मान में जलने वाली अमर ज्योति को देखने आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, यह इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इसने औपनिवेशिक शासन की क्रूरता को उजागर किया, लेकिन इसने लाखों भारतीयों में प्रतिरोध की भावना को भी जगाया। उस दिन की चीखें आज भी हमारे इतिहास में गूंजती हैं, जो हमें बलिदान, दर्द और हमारे लोगों की अटूट इच्छा शक्ति की याद दिलाती है। हम जलियांवाला बाग को कभी न भूलें और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।